अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक-ठाक खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक खैरियत से हूँ। बताएँ जनाब कि कैसी ज़िंदगी गुज़र रही है आप लोगों की खुशबाश मज़े में और वाईटी पे आपके दिन कैसे गुज़र रहे हैं? मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा क्योंकि आजकल जो है वो यूट्यूब का माहौल पहले तो गर्म था, अब तो मुझे लगता है टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस मामले का बैकग्राउंड तो पता ही होगा। लेकिन मैं यहाँ पे ये बैकग्राउंड डिस्कस करने के लिए नहीं बैठी हूँ। मैं हमेशा से आपके लिए वो टॉपिक लेकर आती हूँ जो कि आपके लिए यूज़फुल होते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज़फुल होते हैं। तो जनाब आज जो मेरी वीडियो है ना वो है मेरी कैंसर जर्नी के रिगार्डिंग। मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ। 2020 जनवरी में मैं जॉब कर रही थी जब मुझे डायग्नोज़ हुआ कि जी मुझे सेकंड स्टेज का ओवेरियन कैंसर है जनाब। यानी कि ज़िंदगी जो है ना वो यूँ चुटकियों में आपके हाथ से निकल जाती है, पता भी नहीं चलता। वो ज़िंदगी जिसमें हम बड़ा एफ़र्ट करते हैं, हमारी तालीम होती है, हमारी जॉब होती है, हमारे हुकूकुल इबाद होते हैं, हमारे वालिदैन के हुकूक होते हैं। जब अल्लाह ताला ने किसी इंसान को किसी चीज़ की कदर अगर सिखानी हो ना तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर कोई ना कोई एक ऐसा लेसन ज़रूर देता है जिससे उसको अंदाज़ा हो जाता है कि जो चीज़ मेरे पास है ये मुझे अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत दी है। मैंने कभी ज़िंदगी को लाइट नहीं लिया। मेरी हमेशा से कोशिश ये होती थी कि हमारा जो लर्निंग फ़ेज़ है ना ये कभी भी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होता। हम पहले अपने उस्तादों से सीखते हैं, फिर हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, फिर हम अपने दोस्तों से सीखते हैं, फिर ये सोसाइटी हमें बड़ा कुछ सिखा देती है। तो मेरे भी लर्निंग का जो प्रोसेस है ना वो घर, स्कूल, जॉब प्लेस और उसके बाद फिर ये मेरी कैंसर की जर्नी मैं आपको ये बताती हूँ। बहुत ही आसान और चाहे छोटा से मेरे पास टाइम फ्रेम है, उसी में आपको बताती हूँ क्या हुआ क्या। जनवरी 2020 में मैं जॉब कर रही थी, तो मुझे अक्सर पेन रहता था मेरे लोअर एब्डोमेन में। तो मैंने टेस्ट वगैरह करवाए, जब मैंने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया तो वहाँ मुझे पता चला कि जी आप फ़ौरन अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कॉन्टैक्ट कीजिए। भागी-भागी मैं गई वहाँ पे, उन्होंने कहा जी हम आपकी बायोप्सी करेंगे। बायोप्सी का मुझे लिटरली उस जनवरी 2020 तक का पता भी नहीं था बायोप्सी होती क्या है। अच्छा जी बायोप्सी हुई मेरी, उन्होंने फिर ये कहा कि ये आप शौकत खानम में भेज दीजिए और फिर रिज़ल्ट का इंतज़ार कीजिए। आप यकीन जानें कि मुझे मेरे हाथ में जिस वक़्त रिपोर्ट आई ना कि मुझे सेकंड स्टेज को ओवेरियन कैंसर है, उससे 2 दिन बाद ही मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी, ठीक है? मेरी 7वीं वेडिंग एनिवर्सरी थी। तो मैंने मेरे हस्बैंड है बहुत ज़्यादा डाउन थे, जब मैंने रिपोर्ट देखी, पढ़ी, समझ गई मैंने कहा बात सुने देखें, अगर ज़िंदगी देने वाला, लेने वाला सिर्फ़ एक ही है और वो है अल्लाह ताला, ठीक है? आप सिर्फ़ इस चीज़ पे एतमाद रखें। मेरी ज़िंदगी अगर इतनी है तो मैं उतनी जीऊँगी, उससे ज़्यादा 1 घंटा, 1 पल, 1 सेकंड भी मैं नहीं जीऊँगी। हाँ, मैं होपलेस नहीं हो सकती, मैं अल्लाह से दुआ माँगूँगी, हो सकता है कि अल्लाह ताला मुझे रिकवर कर दे। मैंने अपने अल्लाह से दोस्ती मेरी हमेशा से रही है क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जो कि अपना हर मसला, हर परेशानी लोगों के बजाय अल्लाह के सामने बयान करती हूँ। अच्छा जनाब, फिर क्या होता है कि फिर जो मेरी गायनेकोलॉजिस्ट है उन्होंने मुझे रेफ़र किया कि आप डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम से कॉन्टैक्ट कीजिए। अच्छा, डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम इस्लामाबाद में जो कैंसर हॉस्पिटल है नूरी हॉस्पिटल G8 में, वहाँ के वो चेयरपर्सन हैं। मैं गई उनके पास, उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, मतलब अच्छा मैं फिर लेट भी हो गई। हुआ ये कि 2020 में आपको पता है कोरोना आ गया। जब कोरोना आया तो फिर सारे डॉक्टर जो थे उन्होंने अपनी ओपीडीज़ ख़त्म कर दी थी, कोई मिल ही नहीं रहा था, जो भी बात होती थी या तो फ़ोन पे होती थी या स्काइप पर होती थी। तो अब जब तक डॉक्टर नहीं वापस आए क्लिनिक में तो मैं 2 महीने लेट हो गई। 2 महीने लेट होने से ये हुआ कि मैं सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज के अंदर जा चुकी हुई थी और मेरी लिटरली तबीयत, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। ख़ैर मैं गई डॉक्टर के पास, जैसे ही हमें मौका मिला अपॉइंटमेंट का और ये कोरोना का थोड़ा-सा कुछ सेटल हुआ, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो बेटा हम कोशिश कर सकते हैं और हम जो भी हमने एफ़र्ट डाली है हम डालेंगे, आपने हिम्मत रखनी है, आप माशाल्लाह हिजाबी बेटी हो हमारी, तो आपके बाल भी जाएँगे। उन्होंने मुझे पूरा सिनेरियो उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा डॉक्टर साहब बाल-शाल ये मेरे लिए मैटर नहीं करते। ठीक है, आप भी जो है वो अपनी कोशिश कीजिए, हम अपने तौर पे दुआ करेंगे, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ है। 4 कीमोज़ मेरी हुई हैं यानी कि स्टार्ट में। 4 कीमो के बाद डॉक्टर ने कहा कि अब हमने आपका इंजेक्शन चेंज करना है और आप यकीन मानिएगा मेरी 5 घंटे की कीमो में मुझे 9 इंजेक्शन लगाए जाते थे और वो इतने तकलीफ़देह होते थे कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं किस कर्ब से गुज़रती थी, क्योंकि जो भी कैंसर का पेशेंट अगर मेरी ये वीडियो देखेगा तो उसे पता होगा कि कीमो के बाद जो-जो सिम्पटम्स होते हैं, मुँह में छाले हो जाना, बुखार 102 से नीचे नहीं आना, आपका पेट ख़राब होना, वॉमिटिंग होना और उसके बाद फिर हमें 5
5 इंजेक्शन भी लगते थे, जो कि हर 48 आवर्स के बाद इंजेक्शन लगाने बहुत ज़रूरी होते थे। और मैं उस वक़्त 67 पर थी जब मेरा क्योर शुरू हुआ कैंसर का, और जिस वक़्त मैं कैंसर से फ्री हुई तो मैं उस वक़्त 56 के ऊपर पहुँच गई थी, ठीक है? मेरा मतलब 11 महीने की 10 महीने की मेरी बीमारी का सारा पीरियड था, और मैंने उसमें इतना केजी लूज़ किया क्योंकि कुछ खाया नहीं जाता था, छाले यहाँ तक पे छाले होते थे। खैर डॉक्टर ने तमाम चीज़ों की मेडिसिन्स दी हुई थी, जो-जो सिम्पटम्स अपीयर होते थे मैं वो मेडिसिन ले लिया करती थी। लेकिन मैंने, आप यकीन जानें, उस सारे सिलसिले में मैंने नमाज़ पढ़ना नहीं छोड़ी, मैंने तस्बीहात करना नहीं छोड़ी। 12 दिन मैं बिस्तर से नहीं उठी थी क्योंकि एक-एक जोड़ जो है ना वो मेरा दुख रहा होता था। बहरहाल अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया कि नवंबर में 2020 नवंबर में फिर मेरे डॉक्टर ने कहा कि अब आपकी जो है वो 9 कीमोज़ हो चुकी थी, और 5वीं कीमो से मुझे ऑस्टिन लगना शुरू हो गया था। ऑस्टिन ना सिर्फ़ एक महँगा इंजेक्शन है, लेकिन वो रिकवर तो उसने करता है, लेकिन वो जो जिस्म में आपके जलन और जो तकलीफ़ होती है ना, वो उस इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बहरहाल मैंने बेयर किया। उसके बाद जैसे ही मेरा 5वीं कीमो से मुझे ऑस्टिन लगना शुरू हुआ, और उसके बाद फिर ये हुआ कि आहिस्ता-आहिस्ता जो CA 1-5 का जो टेस्ट होता है, ये कैंसर पेशेंट के लिए होता है। तो CA 1-5 के जो जो काउंट्स थे ना वो गिरने शुरू हुए। जब डॉक्टर ने देखा कि नहीं, काउंट में एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फॉल आया है, तो उन्होंने कहा नहीं, अब हम इनको ऑस्टिन ही लगाएँगे। वो तकरीबन 1,75,000 या 1,56,000 का कुछ इस तरह का वो इंजेक्शन था। तो फाइनली भई मैं उससे भी गुज़री। तकरीबन कोई 6 से 8-7 महीने के बाद मुझे डॉक्टर ने कहा कि अब आपको जो है वो हमने ऑपरेट करना है। चलें जी, मैं ऑपरेट हुआ मेरा नवंबर 9 तारीख मैं कभी नहीं भूल सकूँगी। पीएफ में मेरी गायनेकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने कहा जी मैं करूँगी आपका ऑपरेशन, और ऑपरेशन जो है वो 2 से ढाई घंटे का होगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हस्बैंड को उन्होंने तसल्ली दी। अच्छा जनाब जी, हुआ ये कि जब मैं ऑपरेशन थिएटर में गई तो मैं तो मेंटली तैयार थी। मैंने कहा जी गई तो जी गई, नहीं तो अगर इतनी है तो बस चली जाऊँगी अल्लाह के पास। तो वहाँ क्या हुआ कि मेरा ऑपरेशन जो है ना ज़रा थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ, और 2 के बजाय मुझे साढ़े 4-5 घंटे लग गए। मैं अंदर थिएटर रूम में, फैमिली मेरी बाहर परेशान हो रही है, रो रही है। सारे स्टाफ से कॉन्टैक्ट करिए कि जी हमारी पेशेंट जो है वो थिएटर में है, ऑपरेशन थिएटर में, और ये अभी तक हमें कोई इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। उन्होंने कहा बेफ़िक्र रहें, उनका जो ऑपरेशन है वो थोड़ा-सा लेंदी हो गया है, लेकिन जैसे ही वो आती है ना वार्ड में, तो हम फिर आपको आईसीयू में आएँगी, हम आपको बता देंगे। तो ख़ैर मैं तो बेहोश थी, मुझे कुछ पता ही नहीं था। जिस वक़्त मेरी आँख खुली है तो मैं सुबह 10 बजे की ऑपरेशन थिएटर में थी। मुझे नहीं पता मैं कब आईसीयू में आई हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ़ इतना याद था कि 9 बजे के करीब मेरी आँख खुली है, क्योंकि सामने घड़ी लगी हुई थी, और मेरा पहला जो सवाल था नर्स से, मेरे हस्बैंड को बुला दो, मेरे हस्बैंड को बुला दो, मेरे हस्बैंड को बुला दो। अच्छा मेरे हस्बैंड आए ना मुझसे मिलने के लिए, कहने की तकलीफ़ है, क्या है बताओ मुझे, अपनी फीलिंग ठीक हो। मैंने तो गनुदगी में थी मैं। अच्छा मज़े की बात मैं आपको बताती हूँ यहाँ से कट करके। मैं ना जब हॉस्पिटल गई ना, अब आप जी देखें कि ज़ोया है कितनी ज़िद्दार ना, मैं अपने बैग में ना अपना मेकअप का सामान लेकर गई हुई थी, क्योंकि मैंने पूरे कैंसर में ना कभी भी खुद को ये नहीं फ़ील किया कि मैं बहुत लो हूँ, मैंने अपना हुलिया बिगाड़ा हूँ। मैं तैयार-श्यार फिट रहे 12 दिन बेड पर होती थी। 12 दिन के बाद, क्योंकि हर 21 दिन के बाद जो है वो कीमो होती थी, 12 दिन मुश्किल से होते थे, जो 11 दिन बचते थे उसमें फुल फ्लेश तैयार-श्यार होके ना घर में रहती थी। तो जब मैं हॉस्पिटल गई ना, तो मैं अपने साथ अपना मेकअप का सामान भी लेके गई ना, तो मैं अपने मियाँ से कह रही थी आहिस्ता से कि ना इधर इधर आओ ना, कान इधर करो। फिर मेरे हस्बैंड ने ना कान लगाया, मुझसे कहा यार वो मेरा पर्स रखा हुआ है ऊपर रूम में ना, मुझे मेरा पर्स ला दो। तो मेरे मेरे कहती पर्स में क्या है? मैंने कहा मेरा मेकअप का सामान है। मेरे हस्बैंड कहते तुम ना लेटी रहो चुप करके इधर ही, जब ऊपर रूम में जाओगी तो फिर कर लेना मेकअप। मतलब वो बाहर जाके सबको हंस के बता रहे हैं कि जोया को देखो ये हाल है, वो इस वक्त इस कंडीशन में है, लेकिन वो कह रही मुझे मेरा पर्स ला दो, मेरा मेकअप का सामान उसके अंदर है। बहरहाल 2 दिन मेरे आईसीयू में रहे, उसके बाद मैं रूम में शिफ्ट हुई, डॉक्टर आई, जिस वक़्त मुझसे सब मिलने के लिए आए और परमिशन हुई कि हाँ भई अब आप मिल सकते हैं। मैं तो ज़ाहिर बेड पर थी। फिर सब वन बाय वन मिलने के लिए आते रहे, दोस्त साहिबाब आते रहे, बहन मेरी थी वो आई, मेरे हस्बैंड, मेरे सिस्टर सारे ना। तो अब मैं ना तैयार-श्यार होके बैठी हुई ना, तो जिस वक़्त मेरी डॉक्टर राउंड पे आई ना, कह रही कि ज़ोया यकीन करो रूम के दरवाज़े तक पहुँचते-पहुँचते ना मुझे यही था कि ये बंदी ना तैयार होके बैठी हुई होगी, ये इतनी लाइवली बंदी है, ये इसमें भी जो है ना ये अपने आप को लूज़ नहीं करेगी। तो देखिए ये बातें बताने का मकसद सिर्फ ये है कि कैंसर पेशेंट ना लोग उसे इतना कोई डिसहार्ड कर देते हैं ना कि बस अब तो तुम मरे देखिए ज़िंदगी मौत है अल्लाह के हाथ में। अल्लाह बेहतर जानता है, हमारी किस्मतों के अहवाल ना हमारे अल्लाह को पता है, और बहैसियत मुसलमान हमारा इस चीज़ के ऊपर यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ने जो हमारे लिए लिखा है वो बेहतरीन लिखा है। मेरी ज़िंदगी लिखी हुई थी, अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी, मुझे ज़िंदगी दी, और मैं उस रब का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। जितना शुक्र अदा करूँ मेरे लिए कम है, इसलिए कम है
कि उसने मुझे इस काबिल समझा कि उसने मुझे एक नई ज़िंदगी दी, सेहत वाली ज़िंदगी दी। मैं आज अपने घर में अपने शौहर के साथ हूँ, खुश हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, मैं खुश हूँ। इसीलिए जब मैं रिकवर हुई और जब मैंने सोचा कि हाँ, मुझे कुछ करना है, तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। आपको पता है, यूट्यूब चैनल बनाने का मेरा रीज़न ये नहीं है कि मैं पैसे कमाऊँ, मैं डॉलर कमाऊँ, नहीं। मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद सिर्फ़ ये है कि मैं आप लोगों को ये अवेयरनेस दूँ कि देखें, दुनिया जो है ना, उसके अंदर ये दुनिया ना बहुत कलरफुल है, बहुत कलर्स हैं, कलरफुल दुनिया है हमारी। तो हमें चाहिए कि हम उन कलर्स को ना फ़ेड ना होने दें किसी भी तरीके से। अगर हम बीमार हैं, हम परेशानी का शिकार हैं, हम बेरोज़गार हैं, या हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी, शायद मैं यहाँ पे उनका नाम भी ना ले सकूँ, अगर हम उनका भी शिकार हैं ना, तो हम अल्लाह पे तवक्कुल रखें और हम बड़ी पॉज़िटिव वाइब्स जो है ना, वो लोगों तक पहुँचाएँ ताकि उनको उनको ये एहसास हो कि ज़िंदगी कितनी बड़ी नेमत है। अब मैंने एक मिसाल आज अपने साथ मैंने सोचा हुआ था कि मैं अपने ऑडियंस को ये बात ज़रूर बताऊँगी कि मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ, मैंने कैंसर से किस तरह से फ़ाइट किया है। आप यकीन मानिएगा, मेरी ये सारी स्किन यहाँ-यहाँ तक जली हुई थी, ठीक है? ये सारी ग्रे मेरी स्किन हो चुकी हुई थी। मैंने डॉक्टर ने मुझे कहा था, बेटा ये सारी चीज़ें तो हैं, ये तो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, वक़्त के साथ ठीक हो जाएँगी। तो देखें, ज़ोया का ये चेहरा आपके सामने है, ठीक है? सिर्फ़ 2 साल, अभी मुझे पूरे कंप्लीटली 2 साल नहीं हुए हैं सर्वाइव करते हुए, ठीक है? मैं तकरीबन अगले साल यानी कि 23 में जो है, फ़ेब में मुझे 2 साल होंगे कैंसर से रिकवर हुए हुए। तो देखो मेरी बहनों, मेरी जान, ज़िंदगी जो है ना, पल-पल जीने का नाम है, पल-पल मरने का नाम ज़िंदगी नहीं है। अगर कहीं आपके साथ ज़्यादती हो रही ना, तो उसके लिए आवाज़ उठाएँ। अगर कहीं आपके हकूक़ का कोई छीनने की कोशिश कर रहा है ना, उसके लिए आवाज़ उठाएँ। अगर कहीं कोई आपको डिग्रेड, डिफ़ेम करने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए आवाज़ उठाएँ। अगर कोई आपको हरास करने की कोशिश कर रहा है, तो मेरी जान, उसके लिए आवाज़ उठाओ। ज़िंदगी अल्लाह ताला ने इस चीज़ के लिए दी है, इस चीज़ के लिए नहीं दी कि हम मज़लूमियत का रोना बैठ के रोएँ, ठीक है ना? तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग, तमाम मेरी बहनें, वो ख़वातीन जो कि किसी न किसी दबाव की वजह से अपनी स्किल्स शो नहीं कर पाती हैं, तो आप लोग प्लीज़ अपनी आवाज़ खुद उठाएँ, अपनी आवाज़ खुद बनें, अपनी ज़िंदगी सँवारें, आगे बढ़ें, ताकि चाहे तालीम का मामला हो, चाहे वो आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ का मामला हो, चाहे वो आपकी फ़ैमिली लाइफ़ का मामला हो, जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएँगी ना, तो कोई आपका साथ नहीं देगा, ठीक है? तो अपने आप को सहारा देने के लिए ना, सबसे बड़ी हमारी अल्लाह ताला की ज़ात है, और अल्लाह की ज़ात के बाद फिर वो हमारी खुद की ज़ात है। हम चाहें तो मज़लूम बन जाएँ और हम चाहें तो मज़बूत बन जाएँ। मेरी बात ये याद रखिएगा, ये आप पे डिपेंड करता है, ये मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं मज़बूत बनूँ या मैं मज़लूम बन के आपके सामने आऊँ। तो जनाब, ये तो थी मेरी आज की बात, जो कि मैंने आपसे की कि कैंसर जैसे मुहलिक बीमारी से, जानलेवा बीमारी से अल्लाह ताला ने मुझे निकाला और मैं आज आपके सामने हूँ। शायद मुझे ही एग्ज़ाम्पल बना के आप सीख लें कि ज़िंदगी में लड़ना बहुत ज़रूरी होता है। बीमारी हो, मुश्किल हालात हों, कुछ भी हो, जब तक आप लड़ेंगे नहीं ना, आप माशरे में अपनी जगह नहीं बना सकेंगे। तो जनाब, इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाज़त। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगी अपनी ही ज़िंदगी के किसी टॉपिक के साथ, ताकि आपको ये बता सकूँ कि एक औरत किन स्टेजेस से गुज़र के तो फिर वो मज़बूत बनती है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। कल की वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।